मिट्टी को बायोज्योग्राफी में रखा गया है, अर्थात जैव भूगोल में रखा गया है। इसका अर्थ सीधा से होता है कि मिट्टी अपने आप में एक लिविंग कंपोनेंट, सजीव इकाई के रूप में काम करती है। और अगर किसी एरिया की हमको मिट्टी को पता करना है तो पहले हम उसकी जलवायु को वहां पे पता करेंगे। जिस प्रकार की जलवायु होगी उससे संबंधित ही मिट्टी हमको मिल जाएगी। मिट्टी को शुद्ध भाषा में बोलते हैं मृदा। और आज हम डिस्कस करेंगे बिहार की मृदा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिहार स्टेट स्पेसिफिक। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर। चहल अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहा है बिहार की मृदा। अगर हम बिहार की मृदा को स्टडी करते हैं तो हमको पता लगता है कि ये 3 डिवीजन में हमको मिलती है। उत्तरी बिहार का मैदान, दक्षिणी बिहार के मैदान और दक्षिणी पठार। अब इसको डिस्कस करने से पहले अगर हम पिछले लेक्चर्स को ग्रो थ्रू कर चुके हैं, उनकी स्टडी कर चुके हैं, तो जहां पे मैंने आपकी इसको फिजिकल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें हमने बताया था कि हम बिहार को 3 फिजिकल स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जहां पे उत्तर में हमारे पास शिवालिक का क्षेत्र आ रहा था, मध्य में हमारे पास बिहार के मैदान आ रहे थे और दक्षिण में हमारे पास एक पठारी संकीर्ण पेटी के रूप में मिल रहा था। पठार का क्षेत्र यानी कि इंडियन पेनिनसुला के साथ बिहार का दक्षिणी भाग जो है वो टच करता है। तो अभी फिलहाल इसी स्थिति के लिए कि अगर हम देखते हैं कि हमको क्या स्थिति मिलती है बिहार की मृदा में, तो हमको मिल रहा है उत्तरी बिहार के मैदान मिल रहे हैं, उत्तरी बिहार का मैदान मिल रहा है। अभी उत्तरी बिहार का मैदान इस क्षेत्र में आएगा, फिर दक्षिणी बिहार का मैदान मिल रहा है। तो गंगा के उत्तर में उत्तरी बिहार का मैदान है, गंगा के दक्षिण में दक्षिण बिहार का मैदान है, क्योंकि गंगा बिल्कुल मध्य से बिहार में से होकर निकलती है। तो गंगा के उत्तर का क्षेत्र उत्तरी बिहार की तरफ आता है, गंगा के दक्षिण का क्षेत्र दक्षिण बिहार की तरफ आता है। और फिर हमारे पास एक दक्षिणी पठार की बेल्ट मिल जाती है। और ये जो हमारे पास पूरी की पूरी बेल्ट है, ये हमारे पास नीचे वाली दक्षिणी पठार की बेल्ट है। ये वाली देखा है, ये वाली। और इसकी हमने फिजिकल स्ट्रक्चर्स करी थी, इसके साथ हमने यहाँ की इसकी रॉक फॉर्मेशन भी करी थी। तो अगर दोनों लेक्चर्स को आपने गो थ्रू नहीं करा तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, जहाँ पे मैंने पहले लेक्चर में उसकी रॉक फॉर्मेशन को समझाया है कि कैसी कैसी चट्टानें पूरे बिहार में मिलती रहती हैं। उसके बाद उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर समझाया है कि बिहार का एक्चुअली भौतिक स्वरूप है कैसा, उसका भौतिक संगठक है कैसा। अब अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। जब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं तो हमको ये पता लग गया कि हमने बिहार के पॉलिटिकल स्टेट का स्टडी कर रखा था, हमने बिहार की पॉलिटिकल स्टडी कर रखी थी, और हमने ही बिहार की स्ट्रक्चर स्टडी भी कर रखी थी। अगर हम इसके पॉलिटिकल मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास मिल रहा है हमारा किशनगढ़, और ये हमारे पास मिल रहा है वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण। और ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है ये शिवालिक के नीचे की हमारे पास बेल्ट रहती है। और इस वाली बेल्ट में हमारे दक्षिण के जो पेनिनसुला प्लेटू का पोर्शन है, टचिंग पोर्शन है, उसमें हमको ये वाले डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। और ये पूरा जो बीच का पोर्शन है ये हमारे पास मिलता है हमारा प्लेन्स का एरिया, तो हमको बोलते हैं इसको बिहार के प्लेन्स। इस पूरे पॉलिटिकल मैप की स्टडी हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बिहार स्टेट स्पेसिफिक में कर रखी है। आपको बस ये बताना है मुझे कि आपका होमवर्क जो रह जाता है कि बिहार का बॉर्डर किन किन स्टेट के साथ शेयर करता है, और ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे जो एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ बिहार के बॉर्डर को शेयर करते हुए आगे क्यों बढ़ जाते हैं। इसके साथ हमने ये भी स्टडी करा था कि बिहार का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, और बिहार का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत माइन्यूट लेवल पर और बहुत स्पेसिफिक लेवल पर सुस्पष्ट रूप से मैं आपको दे चुका हूं। इसलिए अब यहाँ पर हम और थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाते हैं। हमने अगले ही लेक्चर में बिहार के स्ट्रक्चर डिवीजन को देखा था। अगर बिहार के स्ट्रक्चर को डिवीजन को देखते हैं तो हमारे पास मिला था शिवालिक श्रेणी का क्षेत्र, शिवालिक का क्षेत्र। इसमें हमारे पास के 3 डिवीजन थे, सोमेश्वर श्रेणी, रामधुन श्रेणी, और इसके बीच में थे हमारे हरहा नदी घाटी। फिर हमारे पास ये मैदानी क्षेत्र मिल गए थे जहां पे घाघरा और गंडक का मैदान मिल रहा था। तो ये हमारी घाघरा नदी है, ये गंडक नदी है, इसके बीच में घाघरा गंडक का दोआब है। फिर गंडक से लेके कोसी नदी तक ये हमारे पास गंडक कोसी का दोआब है, जिसको मिथिला क्षेत्र बोला गया था। और कोसी के बाद महानंदा तक ये हमारे पास कोसी महानंदा दोआब था। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में आता है। इसके बाद हमारे पास नीचे मिला था भोजपुर का मैदान, फिर मगध का मैदान, और इसके आगे हमको मिल गए थे अंग के मैदान। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये हमारे पास दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र में आता है। और ये कैमूर का पठार, दक्षिण के पठारी क्षेत्र और खड़गपुर की पहाड़ियां ये बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र की संकीर्ण भूमि पेटी के क्षेत्रों में इनकी गिनती करी जाती है। तो इस प्रकार से बिहार का स्ट्रक्चरल डिवीजन और ये बिहार का पॉलिटिकल डिवीजन था। अब इसी बेस की स्टडी पर हम लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बेस पर हम लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। जब स्टडी को आगे बढ़ाएंगे तो जो उत्तर बिहार का मैदानी क्षेत्र था उसको हम डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र को हम डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। और पहला डिवीजन जो हमें उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र का मिलता है वो मिलता है उप हिमालय या पर्वत पद क्षेत्र। उप हिमालय या पर्वत उप हिमालय ये पर्वत पदीय क्षेत्र। अब देखिए उप हिमालय तो हमने कहा था ये हमारे पास शिवालिक का डिवीजन था ना पूरा का पूरा।
ये हमारे पास शिवालिक का डिवीजन था, यानी कि इसी को लिखा गया है उप हिमालय। और पर्वत पद, पर्वत के पद, पर्वतीय पद ये क्षेत्रीय। तो ये हमारे पास बिहार की मिट्टी का पहला डिवीजन आता है, उप हिमालय पर्वतीय पद, बिहार के उत्तर पश्चिम में, बिहार के उत्तर पश्चिम में। और यहीं पर हमारे पास पड़ता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र। और हमने कहा था जब हम शिवालिक की स्टडी कर रहे थे, ये हमारे पास सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र है। मैं एक्चुअली इसका कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। तो ये हमारे पास सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र है और ये बिहार के उत्तर पश्चिम में। रंग कैसा होगा, भूरा या पीला होगा। रंग कैसा होगा, भूरा या पीले रंग का होगा। मुख्य फसल क्या होगी, धान और गन्ना। हम जब बिहार को स्टडी कर रहे थे तो उसमें क्वेश्चन था जो स्टेट स्पेसिफिक में पूछा गया था, गन्ने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र कौन सा होता है। तो पूरे बिहार में गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र अपना यही वाला क्षेत्र बनता है। इसके साथ जो हमारे पास दूसरी फसलें हैं उसमें आती है हमारे पास मक्का तथा जौ। यहाँ की जो प्रमुख फसल निकल के आती है वो निकल के आती है गन्ना, क्योंकि गन्ने के आधार पर, क्योंकि गन्ने का जब हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि बिहार में सबसे बढ़िया गन्ना, हाई डेंसिटी का गन्ना हमको कहाँ मिल जाता है, तो वो इसी क्षेत्र में हमको मिलता है। कहाँ, उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उप हिमालय या पर्वत पद के क्षेत्र में। आगे की ओर बात करते हैं। तो ये उत्तर बिहार हिमालय की, उत्तर बिहार मिट्टी का पहला डिवीजन था। उत्तर बिहार में हमको दूसरा डिवीजन मिलता है दलदली या तराई क्षेत्र। अब देखिए, अगर नदी का डिवीजन में देखा था और बिहार के मैदानी क्षेत्र का डिवीजन देखा था तो हमको उसमें 3 डिवीजन मिले थे। और मैंने आपसे कहा था कि पूरे भारत में तो हमको 4 डिवीजन मिलते हैं मैदानी क्षेत्रों के, जहां हमारा बांबर का क्षेत्र होता है, तराई का क्षेत्र होता है, भांगर का क्षेत्र होता है, खादर का क्षेत्र होता है। भांगर का जो क्षेत्र होगा, 30 नंबर का क्षेत्र होगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। बिहार में यही डिवीजन 4 से घट के 3 में जाता है, जहां पे हमारे पास बांबर का क्षेत्र और तराई का क्षेत्र एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसलिए जब मैंने आपको फिजिकल डिवीजन दिया था मैदानी क्षेत्र का, तो उसमें मैंने आपको बताया था उस कैटेगराइजेशन वर्गीकरण में कि इसको बांबर या उप तराई क्षेत्र बोला जाता है। तो उसी में ये वाला हमारा क्षेत्र हमको मिलता है, बांबर या तराई का क्षेत्र। अब ये तराई का क्षेत्र क्या होता है, तो हमको पता था बांबर में हमारे पास क्या होता है, नदी पर्वत से जब नीचे की ओर उतरती है तो वहां पे जो डिपोजिशन होते हैं बड़े बड़े बोल्ड से, बड़े बड़े पत्थर का, उसमें नदी की धारा कहीं खो जाती है। इसके अंदर नदी प्लेन मैदान एरिया में आती है, उस प्लेन मैदान एरिया को ही बोला जाता है तराई। और जब वो अपनी मुख्य धारा से मुख्य धारा की तरफ बढ़ रही होती है तो कई सारी स्ट्रीम्स में टूटती हुई आती है, इसलिए बड़े एरिया को कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ती है और बड़े क्षेत्र में पानी का विस्तार करती है। तो वहां पे एक दलदली भूमि या बहुत नम वाली भूमि का निर्माण होता है और इसी भूमि को बोला जाता है तराई वाली मिट्टी। इस भूमि को क्या बोला जाता है, तराई मिट्टी। और ये तराई की मिट्टी देखिए हमको कहाँ मिल रही है, तो ये तराई की मिट्टी हमको इस क्षेत्र में मिल रही है, पर्वत पद के नीचे तराई के क्षेत्र में। ये सोमेश्वर श्रेणी थी, ये पूरा शिवालिक का क्षेत्र था। इसके ऊपर ये पूरा हिमालय का क्षेत्र चल रहा है। हिमालय के क्षेत्र में हमको पता है महाभारत श्रृंखला चल रही है। तो यहाँ से अब सारी नदियां जो है बिहार के मैदानी क्षेत्र में जब एंटर कर रही है हिमालय की तरफ से आती हुई, तो यहाँ पे दलदलिया बहुत अधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र का निर्माण करती है। इसी को बुलाता है तराई मिट्टी का क्षेत्र। 5 से 9 किलोमीटर की रेंज में इसकी जो विस्तार होता है और बिहार में जो इसकी चौड़ाई मिलती है वो 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में हमको मिल जाती है। इसका रंग भी भूरा होता है और हल्का पीला होता है। प्रकृति कैसी है इसकी, अम्लीय है। यहाँ पे एसिडिक, इसकी जो पीएच वैल्यू है उसमें वेरिएशन आता है। इस प्रकार से ये इसकी जो प्रकृति होती है वो एसिडिक अम्लीय हो जाती है। मुख्य फसल यहाँ पे धन, पटसन, गेहूं और सरसों। पटसन को लेकर हम लोग स्टडी कर चुके थे जब हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन को स्टडी कर रहे थे कि पटसन अपने आप में जूट की ही फसल का एक पौधा होता है, इसलिए इसको साधारण रूप से जूट की फसल भी बोला जाता है पटसन। और यहाँ पे आपको हाई वाटर लॉगिंग कैपेसिटी चाहिए होती है। इसके साथ ही अगर आप धान को देखेंगे तो धान में भी आपको हाई वाटर लॉगिंग कैपेसिटी चाहिए होती है। और ये पूरी की पूरी जो मिट्टी है इसमें आपको पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता मिलती है। इसके साथ ही गेहूं और सरसों, और गेहूं और सरसों हमारे पास जब भी होता है तो हमको पता है कि वो हमारे पास बारिश के बाद का सीजन होता है, बारिश से पहले का सीजन होता है जब हम गेहूं और सरसों यहाँ पर उगा सकते हैं। तो हमने पास 2 डिवीजन हो गए। तो पहला हो गया पर्वतीय पद मिट्टी और दूसरा हो गया तराई क्षेत्र की मिट्टी। दोनों के दोनों उत्तरी बिहार के डिवीजन में आते हैं। अब उत्तरी बिहार में अपना नेक्स्ट डिवीजन देख लेते हैं, बांगर और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। अगर हम गंगा के मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो बांगर मिट्टी जो हमको मिलती है वो यमुना और गंगा के मध्य मिलती है और दिल्ली इसी बांगर क्षेत्र में आता है। और ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, इसलिए ये थोड़ा उठा हुआ क्षेत्र होता है और यहाँ पे बाढ़ की संभावनाएं कम रहती हैं। तो बिहार की मिट्टी में प्राचीन और जलोढ़ मिट्टी हमको कहाँ मिलती है, सर्वाधिक विस्तार तराई के क्षेत्र के दक्षिण में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तराई के क्षेत्र के दक्षिण में। और ये रहा तराई के क्षेत्र का दक्षिण। कोसी नदी क्षेत्र में पूर्णिया और सरसा जिलों में मिलता है। कोसी नदी क्षेत्र में, अब देखिए कोसी का जो हमने कहा था, तो हमने कहा था कोसी और महानंदा के बीच हमको कौन सा क्षेत्र मिल रहा था, मिथिला वाला। कोसी और महानंदा के बीच में हमको कौन सा क्षेत्र मिल रहा था, मिथिला वाला। और कोसी को बिहार का दुखी बोला जाता है। ये देखिए कंडक और कोसी, और ये हमको मिल रहा था मिथिला क्षेत्र। और कोसी और महानंदा के बीच में हमको मिल रहा था कोसी महानंदा का दोहा।
तो एक्चुअली ये चल रही है कोसी और ये अपने पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो जब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि कोसी के क्षेत्र में इसका ज्यादा एक्सपेंशन हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर फिर लिख दिया जाता है कि 5 से 7 मीटर की चौड़ी पट्टी है, इसका रंग भूरा होता है, इसकी फसल और पटसन गेहूं का तथा सरसों का यहाँ पे उत्पादन हमको देखने को मिलता है, तराई क्षेत्र। अच्छा, ये हम नेक्स्ट वाले, ओके, हम इस वाले क्षेत्र को देख रहे थे। तो रंग कैसा होगा कोसी क्षेत्र में, पूर्णिया और सहरसा के मध्य ये हमको मिलेगी, जिलों में मिलती है। रंग कैसा होगा, गाढ़ा या भूरा होगा, इसका रंग कैसा, गाढ़ा भूरा या हल्का काला होता है। गन्ना, मक्का, धान, जूट तथा गेहूं यहाँ की प्रमुख फसलें हो जाती हैं। गन्ना, मक्का, धान, जूट और गेहूं यहाँ की प्रमुख फसलें हो जाती हैं। जब यहाँ पे जूट की बात आ जाती है तो जूट का मतलब मिलने का यहाँ कि यहाँ पे पानी की जो प्रचुरता है हमको पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, और कोसी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में वाटर को सप्लाई करती है। इसी कारण, यही कारण है कि कोसी यहाँ पे कोसी के बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, जिसके कारण से उसको बिहार का दुख कहा जाता है। बस यही है जो दुख चल रहा है। और इस समय हम जानते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि नेपाल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया था। कोसी और उसकी सहायक नदियां बहुत अधिक मात्रा में पानी लेकर इस समय बिहार में पहुंची हुई थी, इस कारण से बिहार में बाढ़ आई हुई थी। तो ये था हमारा बांगर या प्राचीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। इसके बाद हमारे पास कौन क्षेत्र मिलेगा, तो ऑब्वियसली इसके बाद हमारे पास खादर का ही क्षेत्र मिलेगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बोलते हैं खादर के क्षेत्र को, अर्थात जो भी नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होगा हम उसको खादर का क्षेत्र बोलेंगे। खादर का क्षेत्र गंडक, गंगा, गंडक, कोसी तथा महानंदा के अवसादों से निर्मित है। ध्यान रखिए, अवसादों से निर्मित है, और अवसाद जब भी निर्मित होंगे, अवसादों से क्षेत्र जब भी निर्मित होगा, तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि अवसादों का निक्षेपण उस क्षेत्र में अधिक होगा जहां पर ढलान कम हो गया है, क्योंकि पानी ढाल प्रवणता के साथ अपनी गति को घटाता और बढ़ाता है। अगर हमारे पास ढाल प्रवणता अधिक है तो पानी की गति अधिक होगी, इस प्रकार से निक्षेपण की दर जो होगी कम हो जाएगी, और यदि हमारे पास ढाल प्रवणता कम है तो पानी की गति कम हो जाएगी, और इस प्रकार से निक्षेपण की गति, डिपोजिशन का जो रेट होगा या दर होगी, वो अपने आप में उच्च स्तर की हो जाएगी। तो इस प्रकार से खादर का जो निर्माण होता है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी से होता है। इसका अर्थ ये हमको संकेत देता है, ये वाला क्षेत्र, कि यहाँ तक आते आते नदियों का ढलान लगभग सपाट हो जाता है, नदी बड़ी मात्रा में अपने अवसादों का निक्षेपण इस क्षेत्र में करती है, और जब वो लगातार करती रहती है तो वहां पे नवीनीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। उस नवीनीकरण की प्रक्रिया में नवीन जलोढ़ मिट्टी हमको यहाँ पे मिलती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं खादर का क्षेत्र। रंग कैसा होगा, रंग गहरा भूरा तथा काला होता है। यह मृदा सर्वाधिक धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब देखिए, सर्वाधिक धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि वाटर लॉगिंग कैपेसिटी जो है, जो जल भराव की स्थिति, वो यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। ये एक और संकेत देता है कि यहाँ तक आते आते ढलान लगातार कम हो रहा है खेती के लिए। और कोसी किसकी सहायक नदी है, कोसी गंगा की सहायक नदी है। और ये रहा पूरा का पूरा नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, क्योंकि यहीं से सारी की सारी नदियां हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश करती हैं और गंगा की सहायक नदी के रूप में चली जाती हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था आपको ये पता करना है किसी नदी तंत्र को उस विशेष नदी के नाम से ही क्यों जाता है, उस नदी तंत्र में किसी और नदी तंत्र से उसको क्यों नहीं जाना गया। जब कोसी गंगा में सबसे अधिक वाटर की सप्लाई करती है तो गंगा नदी तंत्र को कोसी नदी तंत्र के नाम से क्यों नहीं जाना गया है, क्यों गंगा नदी तंत्र को गंगा नदी के तंत्र के नाम से जाना गया है। इसका आंसर मैंने आपको होमवर्क में दिया था, अगर नहीं है तो आप फिर से होमवर्क को इसको बोरो करिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए कि क्यों गंगा नदी तंत्र को गंगा के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जब नेक्स्ट देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि हमने प्राचीन जलोढ़ मिट्टी में देख ली है और नवीन जलोढ़ मिट्टी में देख ली है, यानी कि हमने 4 डिवीजन उसके देख लिए हैं, पर्वतीय पद देख लिए हैं, तराई देख लिए हैं, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी देख ली है। और उसके अनुसार अगर हम अब इसको स्टडी करते हैं कि वो हमको मिट्टी कहाँ कहाँ मिल रही थी, तो वह मिट्टी हमको इस वाले क्षेत्र से लेकर और पूरा का पूरा इस वाले क्षेत्र तक कवर करते हुए चल रही थी। और यही है गंगा के उत्तर के मैदान और गिरिपद पर्वतीय प्रदेश। ये पूरा का पूरा गिरिपद पर्वतीय प्रदेश हो जाता है, जहां पर इसके उत्तर में चलते हुए पहाड़ पर्वत प्रारंभ हो जाते हैं। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये उत्तरी मैदान का क्षेत्र कहलाता है, जिसको कवर करती है घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और इस प्रकार से गंगा का उत्तरी मैदान का क्षेत्र बनता है। अब अगर पॉलिटिकल डिवीजन में इसको देखेंगे तो गंगा जी यहाँ से चल रही है, यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्र कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, माधेपुर, सुपौल, मधुबनी, अररिया, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, वेस्टर्न चंपारण, गोपालगंज और सिवान, ये सारे के सारे उत्तरी मैदान क्षेत्र और गिरिपदी पर्वतीय प्रदेश में आते हैं।
मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था नेपाल के साथ ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो नेपाल के साथ जो ऊपर के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वही अपने पास गिरिपदीय प्रदेश या गिरिपदीय जिलों के एग्जाम्पल के रूप में भी हमारे पास आ जाते हैं। अब आगे की ओर बात करते हैं। अब आगे चलते हैं दक्षिण बिहार की तरफ। और जब दक्षिण बिहार की तरफ हम लोग कूच करेंगे तो दक्षिण बिहार के क्षेत्र में हमको मिलेगी कागरी, टाल, प्राचीन जलोढ़, केरल और केवाल मृदा और बलथर मृदा। इसमें हमको फिर से 4 कैटेगराइजेशन मिल जाती है और सारा का सारा जो क्षेत्र मिलेगा वो हमको दक्षिण की तरफ देखने को मिल जाएगा। अब पहले आती है कगारी मृदा। कगारी मृदा क्या है? चूना प्रधान मृदा है। ये अपने आप में चूना प्रधान मृदा है। कहाँ मिलेगी? दक्षिण के बिहार के मैदान में चूना प्रधान मृदा है, लाइमस्टोन मिलता है। चूना किस प्रकार का एग्जाम्पल है? चूना अवसाद का एग्जाम्पल है, यानी कि सेडिमेंटेशन का डिपोजिशन है। और जब सेडिमेंटेशन का डिपोजिशन है तो यानी कि इधर की तरफ से नदी आ रही है, जो गंगा नदी की तरफ से आ रही है, वो भारी मात्रा में अवसाद अपर्दन के माध्यम से करती हुई आ रही थी और उसी अपर्दन के माध्यम से चूना प्रधान मिट्टी का यहाँ पे निर्माण होता है। रंग कैसा होगा? भूरा। और गठन कैसा होगा? हल्का होगा, यानी कि लो टेक्सचर की ये सॉइल होगी। अपने आप में कैसी टेक्सचर की सॉइल होगी? लो टेक्सचर की सॉइल होगी। रंग इसका भूरा होगा। जौ, सरसों, मक्का, मिर्ची, साग सब्जी के लिए उपयोग है। अब देख लीजिए यहाँ पे कहीं भी धान नहीं लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पे वाटर लॉगिंग या पानी की उपलब्धता उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में हमारे पास उत्तरी बिहार के मैदान में मिल रही, इसलिए यहाँ पे आपको धान की फसल देखने के लिए नहीं मिलेगी। जौ, सरसों, मक्का, मिर्ची, साग सब्जी के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि यहाँ पे आपको कम वाटर लॉगिंग या कम जल भराव की स्थिति या पानी की उपलब्धता पानी की उपलब्धता तुलनात्मक रूप से कम मिल रही है। जब पानी की उपलब्धता तुलनात्मक रूप से कम मिलती है तो उसी के अनुसार फिर आपकी फसलों के चक्र में भी परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये था अपना कगारी प्रदेश। कहाँ मिलेगा? चूना प्रधान मिट्टी है। आगे चलते हैं। बिहार का टाल मृदा, हमने टाल के अपने क्षेत्र करे थे। टाल कगारी मृदा के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक, कगारी प्रदेश के दक्षिण में, कगारी प्रदेश के दक्षिण में कहा मिलेगी? कगारी मृदा के दक्षिण में मिलेगी और बक्सर से भागलपुर तक मिलेगी। हमने पॉलिटिकल मैप में बक्सर भागलपुर की स्थिति देखी थी। 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी एक पट्टी होती है। इसके कण मोटे होते हैं, यानी कि जो इसका टेक्सचर है उसका टेक्सचर लाइट था, इसका टेक्सचर हैवी होगा। धूसर रंग की भारी मृदा है। दोमट और चिका मिट्टी, यानी कि क्लोई और लोमी, LOMY हो गया, लोमी और क्लेई सॉइल की प्रधानता यहाँ पर होती है। दोमट और चीका मिट्टी। आपको बताना है कि दोमट मिट्टी किसी के लिए अधिक उपयोगी होती है या चीका मिट्टी अर्थात चिकनी मिट्टी ज्यादा उपयोगी होती है। इनमें से कौन सी मिट्टी में आपकी ज्यादा फर्टिलिटी अर्थात उर्वरकता क्षमता ज्यादा होती है? इसे केवल रबी की फसल उगाई जाती है। अब यहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाएगी? केवल रबी की फसल उगाई जाएगी, अर्थात गेहूं। और उस जलवायु में जो अब जलवायु हमारे पास प्रारंभ होने वाली है, अब हमारे पास शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और इसके बाद रबी की बुआई प्रारंभ हो जाएगी, तो रबी की फसल यहाँ पे केवल उगाई जाती है। इसके बाद तथा यह मृदा दलहन के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध किस बात के लिए है? दलहन के उत्पादन के लिए यह मृदा प्रसिद्ध है। दलहन अर्थात दाल, तो यहाँ पे दालों की उत्पत्ति आपको अधिक मिलेगी। तो बिहार का एक ऐसा क्षेत्र, ऐसी मिट्टी जो दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कगारी प्रदेश में हमको देखने को मिलती है। कगारी प्रदेश के दक्षिण में हमको देखने को मिल जाती है, जिसका नाम आता है टाल मृदा। आगे देखते हैं। दक्षिण बिहार का दूसरा डिवीजन, पहला हो गया कगारी, दूसरा हो गया टाल, अब तीसरा हो जाता है अपने पास करेल या केवाल मिट्टी। रंग गहरा, रंग कैसा होगा इसका? रंग होगा इसका गहरा, बड़ा पीला तथा हल्का पीला। प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। एक मिट्टी हमने ऊपर कही थी जिसकी प्रकृति थी अम्लीय। हमने उत्तर बिहार के मैदान में एक मिट्टी ऐसी कही थी जिसकी प्रकृति थी अम्लीय, और इसकी जो मिट्टी है वो है अपने आप में क्षारीय। अब पता करिए कौन सी मिट्टी में हमने अम्लीय स्तर को स्टडी करा था, अध्ययन करा था। केवाल मृदा में अम्लीय और क्षारीय गुण संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। तो करेल में आपकी जो प्रधानता रहती है वो क्षारीय की रहती है, लेकिन जब करेल का थोड़ा सा रूपांतरण होता है तो उसमें क्षारीय और अम्लीयता का एक संतुलन देखने को मिलता है। तो इसी मिट्टी को केवाल मृदा बोल दिया जाता है। प्रमुख फसल कौन सी है? धान, गेहूं, अरहर और बाजरा। अब यहाँ पे आपको धान मिल गया है, अर्थात यहाँ पे वाटर की उपलब्धता ठीक प्रकार से, पानी की उपलब्धता ठीक प्रकार से मिल रही है। इसके साथ ही खरीफ की फसल हो रही है, फिर रबी की फसल भी हो रही है, अरहर और बाजरा, और यहाँ पे दलहन की भी फसल हो रही है। यानी कि यह क्षेत्र जो हमारा पिछला क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था हमारा? टाल का क्षेत्र, उस क्षेत्र की तुलना में यह अधिक उपयोगी हमको मिलता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और ये रहा हमारा टाल का क्षेत्र, ये वाला हमारा टाल का क्षेत्र हो गया, ये वाला।
और इस टाल के क्षेत्र के दक्षिण में हमको ये पूरी की पूरी मिट्टी एक साथ मिल रही है, और इस प्रकार से ये तुलनात्मक रूप से अधिक उपजाऊ अपने आप में हो जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो बलथर मिट्टी क्या है? पश्चिमी कैमूर श्रेणी से लेकर, अभी कैमूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ था, इसकी स्टडी आप पॉलिटिकल मैप में कर सकते हैं। अगर हम कैमूर की स्थिति देखेंगे तो कैमूर हमको यहाँ मिल रहा है, कैमूर हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। और क्या लिखा हुआ है? पश्चिमी कैमूर श्रेणी से लेकर पूर्व में राजमहल हिल्स, और राजमहल हिल्स हमको कहाँ मिल रही है, तो राजमहल हिल्स हमको यहाँ मिल रही है। मैं राजमहल हिल्स का आपको एक फैक्ट बताया था कि क्यों, जब हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन की स्टडी कर रहे थे तो बिहार के एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कृषि जलवायु क्षेत्र में उसको 3 क्षेत्रों में विभाजित करा गया है। जो तीसरा क्षेत्र था उसको फिर से 2 उप विभाजन में विभाजित करा गया था, ए और बी में। और हमने कहा था कि जो हमारे पास ये वाला क्षेत्र था इसकी तुलना में हमारे पास यहाँ पे जल की उपलब्धता था, तो यहाँ पे जल की उपलब्धता हमारे पास क्यों कम हो रही थी, उसका मैंने एक कारण आपको बताया था। वो कारण आपका होमवर्क है कि फिर उसको रिकॉल करिए और पता करिए कि वो कारण क्या था कि यहाँ पर हमको जल की उपलब्धता पूर्व में दक्षिण पूर्व की तरफ कम मिल रही है। पीले रंग पीलेपन के साथ लाल होता है, प्रकृति कैसी है, फिर इसकी फिर से अम्लीय है। आलू, अरहर, ज्वार और बाजरा यहाँ की मुख्य फसल हो जाती है। तो कौन कौन सी हो जाती है? आलू, अरहर, ज्वार और बाजरा। यहाँ पे धान की खेती आपको नहीं देखने को मिल रही है। प्रमुख रूप से गेहूं का भी यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है, अर्थात ये इस प्रकार से उन फसलों के लिए उपयोगी नहीं हो पाती है। कौन सी? बलथर मिट्टी है। और कहाँ मिलती है? पश्चिमी कैमूर श्रेणी से लेकर पूर्व में राजमहल हिल्स तक। पश्चिमी कैमूर श्रेणी यानी कि ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, पश्चिमी कैमूर श्रेणी से पूर्व में राजमहल के हिल्स तक, और यहाँ पर हमारे पास राजमहल की पहाड़ियां हैं, यानी कि दक्षिणी भाग के दक्षिणतम बिंदु पर हमको मिलती है ये वाली मिट्टी। तो ऊपर हमने देख लिया पर्वतीय मिट्टी मिल गई हमको, फिर उसके बाद तराई की मिट्टी मिल गई थी, फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी मिल गई थी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी हमको यहाँ बांगर की तरफ मिल रही थी। और इस प्रकार से हमने नॉर्थ बिहार की मिट्टी देखी थी। नीचे की हमको मिल रही थी लाल बालू मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और ये लाल पीली मिट्टी हमको यहाँ मिल रही है, जिनके कलर मैं आपको उनके साथ लगातार बताते चला जा रहा हूँ। और कौन सी मिट्टी में कौन से फसल की अधिक उपयोगिता है वो भी हम इसके साथ देखते हुए चले जा रहे हैं। दक्षिणी पठार मृदा। अब दक्षिणी पठार का मृदा अगर हम देखेंगे तो हमको दक्षिणी पठार की मृदा कहाँ मिल जाएगी? हमने जो स्ट्रक्चर डिवीजन कहे थे हमने कहा था कि बिल्कुल साउथवर्ड हमको एक नैरो स्ट्रिप मिलती है, जिसको हमने दक्षिणी पठार की मृदा बोला है। इस दक्षिणी पठार की मृदा में हमको कौन सी मिलेगी? लाल बालू मिट्टी मिलेगी। तो ये रही हमारे पास लाल बालू मिट्टी। और इसके साथ हमारे पास कौन मिट्टी मिलेगी? लाल और पीली मिट्टी मिलेगी। ये रही हमारे पास लाल और पीली मिट्टी। और यही हमारे पास राजमहल की हिल्स की पहाड़ आती है, जहाँ पे हमारे पास अंग के मैदान भी लगातार मिल रहे थे। और इसके साथ ही नीचे के क्षेत्र में हमको थोड़ी पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी, थोड़ी सी पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि भूमि जो है वो ऊंची उठी हुई है, और नदी एक नैरो स्ट्रिप धारा के साथ यहाँ से होती निकल जा रही है। वो अपने आसपास के क्षेत्र में कहीं भी अवसादों का निक्षेपण यानी कि सेडिमेंटेशन का डिपोजिशन नहीं कर रही है। इस प्रकार से लाल मृदा मिट्टी हमको मिलेगी दक्षिण के दक्षिणी भाग पर, और लाल पीली मिट्टी मिलेगी हमको दक्षिण के ईस्टर्न मार्जिन पर। तो लाल मिट्टी और लाल और पीली मिट्टी के बीच में हमको मिल जाएगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। और ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है, ये हमने जब उसके स्ट्रक्चरल डिवीजन भौतिक विभाजन देख रहे थे बिहार के, तो मैंने आपको कहा था कि ये दक्षिण के पठार की एक पतली सी संकीर्ण पेटी के रूप में हमको पेनिनसुलर प्लेट के यहाँ पे प्रेजेंस मिल जाती है, जिसमें इधर की साइड हमारे पास इग्नियस रॉक थे और विंध्या की तरफ हमको मिल रहे थे सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी विंध्या की तरफ हमने रॉक की स्ट्रक्चर देखी तो हमको कैसे रॉक्स मिल रहे थे? सेडिमेंट्री रॉक्स मिल रहे थे। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ देखते हैं तो दक्षिणी पठार मृदा में लाल बालू मृदा, रंग कैसा होगा? लाल अथवा पीला। रंग कैसा हो जाएगा हमारे पास? लाल अथवा पीला। एक सेकेंड, रंग कैसा हो जाएगा हमारे पास? लाल अथवा पीला। इसको लेते हैं। तो रंग हो गया हमारे पास लाल और पीला, किसका? लाल बालू मृदा का। ह्यूम्स की मात्रा अधिक होती है। बताइए ह्यूम्स क्या होते हैं? ह्यूम्स ये किस प्रकार का पेस्ट होता है, ये बनता किस प्रकार से? इसमें क्या फॉसिल्स पाए जाते हैं? फॉसिल्स जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ह्यूम्स की कंपोजिशन आप मुझको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ये आपका अगला होमवर्क हो जाता है। ज्वार, बाजरा, मक्का प्रमुख फसल है। आप देख लीजिए ज्वार, बाजरा, मक्का सीधे सीधे इंडिकेशन करते हैं कि वाटर जो पानी की उपलब्धता तुलनात्मक रूप से यहाँ पर कम हो जाती है। इसका निर्माण अधिक वर्षा के क्षेत्र में लौह अयस्क क्रिया के कारण हो जाता है। अधिक वर्षा के क्षेत्र में है और लौह अयस्क क्रिया के कारण हो जाता है। पानी की उपलब्धता और अधिक वर्षा के क्षेत्र पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि ढाल के कारण यहाँ पर हमको वो फर्टाइल लैंड नहीं मिल पाती है। पानी अधिक पड़ता है लेकिन तेजी के साथ यहाँ से बहता हुआ आगे की ओर चलाता है। ये मृदा मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में
मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में। खड़गपुर की पहाड़ी हमको कहाँ मिल रही थी? खड़गपुर की पहाड़ी हमको इस क्षेत्र में मिल रही थी, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में, तथा गया, नवादा, शेखपुर, बांका, जमुई या भागलपुर क्षेत्र में मिलती है। तो ये पूरा का पूरा दक्षिण की तरफ ही हमको मिलती चली जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? तो दक्षिणी पठार की लाल और पीली मिट्टी लौह तत्व अधिकता के कारण मृदा का रंग हो जाता है लाल। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कैसा है। अगर मॉइस्चर कंटेंट लो है तो लाल हो जाएगी, अगर मॉइस्चर कंटेंट हाई है तो वो थोड़ी सी येलो कलर में दिखाई देने लगती है। तो कैसा हो जाएगा? लाल। जस्ट अ मिनट, मृदा का रंग कैसा हो जाएगा अपने पास? लाल। यह मिट्टी रोहतास, कैमूर, गया, बांका, जमुई आदि जिलों में मिलती है। और रोहतास हमको कहाँ मिल रहा था? रोहतास हमको यहाँ मिल रहा था, जो एक नैरो स्ट्रिप के साथ वेस्ट की ओर एक्सटेंड करता है। तो रोहतास, कैमूर, गया, बांका, जमुई आदि जिलों में मिलती है। मोटा अनाज तथा दलहन यहाँ पे प्रमुख रूप से कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी के रूप में मिल जाती है। तो मोटा अनाज होगा इस मिट्टी में और दलहन होगा। और आपको अब ये भी बताना है कि कौन सी जो मिट्टी थी वो दलहन के लिए बिहार को अपने आप में प्रसिद्ध करके चलती है। और अगर दलहन के लिए प्रसिद्ध थी कि वहां पे गेहूं की खेती हो रही थी, वो कौन सी मिट्टी थी उसको आइडेंटिफाइड करिए और अपने होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये मिट्टी भी दलहन के लिए बिहार को प्रसिद्ध रूप में कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट कौन सी मिट्टी आएगी? तो नेक्स्ट मिट्टी हमारे पास आती है प्रवाही अपूर्ण मृदा और अवशिष्ट मृदा। एक्चुअली जो उत्तरी बिहार था, दक्षिणी बिहार था, और जो प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र की संकीर्ण भूमि थी, उससे अलग भी कुछ अलग प्रकार की मिट्टियां उनके डिपोजिशन के बेस पर या प्लेस के बेस पर, स्ट्रक्चर कंपोजिशन के बेस पर हमको मिल जाती है। तो वह मिट्टी हमारे पास कौन सी? प्रवाही अपूर्ण मृदा। अपूर्ण मृदा वह मृदा जो अपनी मूल चट्टान से अलग होकर, अपूर्ण मृदा कौन सी होती है? वह मृदा जो अपनी मूल चट्टान से अलग होकर नदियां या वायु द्वारा प्रवाहित की जाती है। नदी वायु द्वारा प्रवाहित अर्थात प्रवाहित का अर्थ है कि सीधा सीधा अपरदन हो रहा है, इसको किसी और प्रकार से कंफ्यूजन ना हो। ये सीधा सीधा अपरदन अर्थात इरोजन हो रहा है। और अगर इरोजन हो रहा है तो किसी नवीन स्थान पर निक्षेपण द्वारा, इरोजन के बाद ही निक्षेपण होगा ना, क्योंकि जितने भी एक्सोजेनिक फोर्स हैं, बाह्य जनित बल हैं, उसमें पहले इरोजन होगा, उसके बाद निक्षेपण होता है। प्रारंभिक क्रिया इरोजन से प्राप्त होगी, उसके बाद वहां पर निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन होता है। तो पहले इरोजन होगा। तो इरोजन कौन कर रहा है? यहाँ पे नदी कर रही है और वायु कर रही है। वायु भी नहीं कर रही, एक प्रकार से पवन कर रही है, होकर किसी नवीन स्थान पर निक्षेपित द्वारा विस्तार लेती है। तो ये हो जाती है अपूर्ण मृदा। और दूसरी आती है अवशिष्ट मृदा। अवशिष्ट यानी कि रेजिडुअल, बची हुई वह मृदा जिसका निर्माण अपने मूल चट्टान के निकट हो जाता है, मूल चट्टान से अलग हो जाती है, उसके निकट ही उसका निर्माण हो जाता है। तो वो कहलाती है आपकी अवशिष्ट मृदा। इनका कोई बहुत क्लासिफाइड एरिया आपको बिहार की मिट्टी के अंतर्गत नहीं मिलेगा। तो बिहार की मिट्टी के क्षेत्र में आपको 3 डिवीजन मिलेंगे, जहां पर आपको पर्वतीय पदीय क्षेत्र मिलेंगे, उत्तरी बिहार का मैदान मिलेगा, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी मिलेगी, और फिर आपको जो दक्षिण का पठार की संकीर्ण भूमि पट्टी है उस पर आपको मिट्टियों का वितरण मिलेगा। और इस प्रकार से हमने ये बिहार की मिट्टी का स्टडी करा, और इस प्रकार से हमने बिहार की मिट्टी का स्टडी करा। इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है या आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका ठीक और अच्छे प्रकार से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बिहार का ये हमने क्लाइमेट से, इसके बिहार की हमने स्टडी करी है मिट्टी का। इससे पहले हमने इसका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन देखा था, उससे पहले हमने इसके जलवायु क्षेत्र देखे थे, फिर उसके एग्रो क्लाइमेटिक जोन देखे थे। बिहार का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और बिहार के फिजिकल डिवीजन कौन कौन से हैं उनकी स्टडी भी हम कर चुके हैं। एक एक लेक्चर को अगर आपने दूसरे से कनेक्ट करके नहीं चले हैं तो समझिए आपकी जो विस्तारित समझ है वो नहीं बन पाएगी। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, निवेदन भी है और आग्रह भी है, और ना हो तो एक सीधी सी एडवाइस भी और एडवाइस भी है। एडवाइस और एडवाइस भी है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है थोड़ा। है कि एक बार करके सारे लेक्चर्स के थ्रू गो थ्रू हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है तो गुरु दक्षिणा दीजिएगा। इसको अधिक से अधिक शेयर भी करते चले जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।